नमस्ते और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारत की सबसे बड़ी और शायद सबसे जानी पहचानी वित्तीय संस्था भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की गहराई में उतर रहे हैं। एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में हर किसी ने सुना है, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि ये अंदर से मतलब काम कैसे करती है। बिल्कुल, हमारे पास कंपनी की रिपोर्ट्स हैं, कुछ बाजार के विश्लेषण है और ताज़ा खबरें भी हैं। और हमारा मिशन है इन सब को मिलाकर ये समझना कि ये विशालकाय संस्था आज कहाँ खड़ी है। लेकिन शुरू करने से पहले एक आंकड़ा जिसने मुझे सच में चौंका दिया। एलआईसी के पास 12 लाख से ज्यादा एजेंट हैं। हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े शहर जैसे एडिलेड की पूरी आबादी के बराबर है। ये सिर्फ एक नेटवर्क नहीं, ये तो एक पूरी फौज है। और यही यही इसकी सबसे बड़ी ताकत और इसकी सबसे अनोखी कहानी भी है। एलआईसी की कहानी इसलिए दिलचस्प है क्योंकि एक पुराने सरकारी पहलवान की तरह है जो अब नए जमाने के अखाड़े में मतलब नए नियमों के साथ कुश्ती लड़ना सीख रहा है, खासकर 2022 में अपने आईपीओ के बाद। तो ये देखना मजेदार होगा कि पुराने दाव पेच काम आते हैं या नए सीखने पड़ते हैं। सही कहा। तो चलिए इसी पहलवान की बुनियाद से शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है और ये सरकार के अधीन है। लेकिन ये सिर्फ जीवन बीमा बेचने वाली कंपनी तो नहीं है ना। ऐसा लगता है कि इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। बैरूनी तौर से ये एक बीमा कंपनी है, लेकिन असल में ये भारत के सबसे बड़े संस्थागत निवेशकों में से एक है। सोचिए, ये देश के सबसे बड़े निवेश फंडों का प्रबंधन करती है। जब एलआईसी किसी कंपनी में निवेश करने का फैसला करती है, तो ये सिर्फ एक खबर नहीं होती, ये बाजार के लिए एक संकेत होता है। अच्छा, ये सिर्फ एक बीमा कंपनी नहीं, बल्कि एक मार्केट मूवर है। मतलब ये सिर्फ लोगों की जिंदगी का बीमा नहीं करती, बल्कि एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत में भी एक बड़ा किरदार निभाती है। एकदम। और ये उस भावनात्मक जुड़ाव के कारण भी है जिसकी हमने बात की। भारत में आज भी छोटे शहरों और गांवों में लोग शायद किसी नए फिनटेक ऐप से ज्यादा अपने एलआईसी एजेंट पर भरोसा करते हैं। वो सिर्फ पॉलिसी नहीं बेचते, वो सालों से परिवार का एक हिस्सा बन जाते हैं। ये वो भावनात्मक जुड़ाव है जिसे कोई भी टेक्नोलॉजी आज तक पूरी तरह से कॉपी नहीं कर पाई है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही मजबूत बुनियाद है। तो फिर इस मजबूत बुनियाद पर हाल का प्रदर्शन कैसा रहा है? आईपीओ के बाद से अब तक की कहानी क्या है? हमारे सूत्रों से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2025 में मुनाफे में एक बहुत बड़ा उछाल आया है, लगभग 38% का। ये किसी हाथी के दौड़ने जैसा है। ये कैसे हुआ? हाँ, यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब कोई इतनी बड़ी और पुरानी कंपनी अचानक इतनी तेजी से मुनाफा बढ़ाती है, तो इसके पीछे जरूर कोई खास वजह होती है। और यहाँ मुख्य कारण है बेहतर परिचालन क्षमता और कमीशन जैसे खर्चों में कमी। आसान भाषा में कहें तो कंपनी ने अपने अंदरूनी कामकाज को सुधारा है और लागत घटाई है। एक मिनट, खर्चों में कमी क्या हमेशा अच्छी बात होती है? खासकर कमीशन में कमी। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि कंपनी अपनी उस एजेंटों की फौज को कम भुगतान कर रही है, जिससे शायद भविष्य में अच्छे एजेंट उनसे जुड़ना बंद कर दें? क्या ये लंबी अवधि के लिए एक जोखिम नहीं है? ये एक बहुत ही वैध सवाल है और निवेशक इसी पर नजर बनाए हुए हैं। कंपनी का तर्क है कि वो सिर्फ कमीशन नहीं काट रही, बल्कि अपने एजेंटों को बेहतर डिजिटल टूल दे रही है, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ रही है। लेकिन हाँ, अगर एजेंटों का मनोबल गिरता है तो ये इसकी बुनियाद पर चोट कर सकता है। इसके साथ ही एक और सकारात्मक संकेत है इसका सॉल्वेंसी रेशियो। आपने सॉल्वेंसी रेशियो का जिक्र किया। ये सुनने में भारी भरकम लगता है। इसका असली मतलब क्या है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? देखिए, सीधे शब्दों में ये कंपनी का इमरजेंसी टेस्ट है। ये बताता है कि अगर कल को कोई बड़ी आपदा आ जाए और एलआईसी को अपने बहुत सारे पॉलिसी धारकों को एक साथ पैसा देना पड़े, तो क्या उसके पास पर्याप्त पैसा है। इसका मजबूत होना एक गारंटी की तरह है कि पॉलिसी धारक का पैसा सुरक्षित है, चाहे बाजार में कुछ भी हो जाए। अच्छा, तो ये एक तरह का सेफ्टी स्कोर है। तो हमने देखा कि मुनाफा बढ़ा है क्योंकि कंपनी बेहतर तरीके से काम कर रही है। लेकिन ये पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है? इसके लिए हमें कंपनी की तिजोरी के अंदर झांकना होगा, यानी उसकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को समझना होगा। बिल्कुल। और एलआईसी जैसी कंपनी की तिजोरी को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि उसमें पैसा भरने वाली दो मुख्य नदियां कौन सी हैं। पहली नदी है प्रीमियम, यानी वो पैसा जो लोग अपनी पॉलिसी के लिए भरते हैं। ये नदी काफी स्थिर और अनुमानित है,
ये धीरे धीरे बहती है। और दूसरी नदी? दूसरी नदी है निवेश से होने वाला रिटर्न। ये वो पैसा है जो एलआईसी अपने विशाल फंड को स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स और दूसरी जगहों पर लगाकर कमाती है। ये नदी बहुत तेज और अप्रत्याशित है। जब बाजार में तेजी होती है तो ये नदी उफान पर होती है, और जब मंदी आती है तो ये सूखने लगती है। वित्तीय वर्ष 2025 में मुनाफा बढ़ने का एक कारण ये भी था कि निवेश पर रिटर्न अच्छा मिला। तो जब हम सुनते हैं कि शेयर बाजार ऊपर या नीचे गया, तो इसका सीधा असर एलआईसी की कमाई के एक बहुत बड़े हिस्से पर पड़ता है। ये सिर्फ हमारे और आपके पोर्टफोलियो पर नहीं, बल्कि एलआईसी की बैलेंस शीट पर भी असर डालता है। बिल्कुल सही। और ये हमें इसकी बैलेंस शीट की सबसे महत्वपूर्ण चीज पर लाता है, इसका विशाल निवेश पोर्टफोलियो। ये सिर्फ कुछ संपत्तियों की लिस्ट नहीं है, ये भारत की लगभग हर बड़ी कंपनी में हिस्सेदारी का एक जाल है। ये पोर्टफोलियो ही इसकी असली ताकत और इसका सबसे बड़ा जोखिम भी है। यह दिलचस्प है। चलिए अब स्टॉक की बात करते हैं। नवंबर 2025 के अंत में इसकी कीमत लगभग 900 रुपए थी और विश्लेषकों का औसत लक्ष्य 1110 के आसपास है। ये तो काफी अच्छी बढ़त का संकेत देता है, लेकिन एक जायंट कंपनी के लिए क्या यह इतना सीधा हो सकता है? बीमा कंपनियों के मूल्यांकन में एक बहुत बड़ा पेंच है। ज्यादातर लोग पीई अनुपात देखते हैं, यानी कीमत और कमाई का अनुपात, लेकिन यह बीमा कंपनियों के लिए गुमराह कर सकता है। उनके लिए एक बेहतर मीट्रिक है एम्बेडेड वैल्यू या ईवी। तो ये एम्बेडेड वैल्यू पीई अनुपात से बेहतर क्यों है? इसे आम भाषा में कैसे समझे? देखिए, पीई अनुपात कंपनी की आज की कमाई को देखता है, जैसे हम किसी पेड़ पर लगे आज के फल गिन रहे हों। लेकिन एम्बेडेड वैल्यू अलग है। वो न सिर्फ आज के फल गिनता है, बल्कि ये भी अंदाजा लगाता है कि अगले कई सालों तक इस पेड़ पर कितने और फल लगेंगे। यह कंपनी की भविष्य में कमाने की पूरी क्षमता को एक नंबर में दिखाने की कोशिश है। इसलिए यह बीमा कंपनियों के लिए ज्यादा मायने रखता है। ये तो बहुत बढ़िया तरीका है इसे समझने का। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ी और अजीब बात है, सरकार की हिस्सेदारी। हमारे स्रोतों के मुताबिक सरकार के पास लगभग 96.5% हिस्सेदारी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आम लोगों के खरीदने बेचने के लिए सिर्फ 3.5% शेयर ही बाजार में है। और आपने इसकी सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़े जोखिम को पकड़ लिया है। इसे तकनीकी भाषा में लो फ्री फ्लोट कहते हैं। सोचिए, एक बहुत बड़ी नदी है, लेकिन उसमें से पानी लेने के लिए सिर्फ एक छोटा सा नल लगा है। उस नल पर अगर थोड़ा सा भी दबाव बढ़ता या घटता है तो पानी का भाव बहुत तेजी से बदल सकता है। मतलब? कम शेयरों की वजह से थोड़ी सी खरीद या बिक्री से भी स्टॉक की कीमत में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। कीमत पर भारी दबाव पड़ सकता है। इसलिए एलआईसी का कोई भी निवेशक सिर्फ कंपनी के प्रदर्शन को नहीं देखता, वो सरकार के हर कदम पर भी नजर रखता है। तो हमने समझ लिया कि कंपनी आज कहाँ खड़ी है, लेकिन निवेश तो भविष्य का खेल है। तो चलिए भविष्य की ओर देखते हैं। हमारे स्रोतों में 2030 तक के लिए 3 संभावित परिदृश्य बताए गए हैं। ये क्या है? ये परिदृश्य असल में 3 अलग-अलग कहानियां हैं जो इस बात पर निर्भर करती हैं कि आने वाले सालों में अर्थव्यवस्था, बाजार और कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहता है। पहली कहानी, जिसे हम रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव परिदृश्य कह सकते हैं, वो थोड़ी निराशाजनक है। यानी अगर सब कुछ गड़बड़ हो गया तो वाली कहानी? कुछ वैसा ही। अगर अर्थव्यवस्था धीमी हो जाती है, लोग बीमा कम खरीदते हैं और शेयर बाजार भी अच्छा प्रदर्शन नहीं करता, तो एलआईसी की प्रीमियम ग्रोथ सिर्फ 3-4% के आसपास रहेगी। ऐसे में स्टॉक की कीमत में भी कोई खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब दूसरी कहानी पर आते हैं, जिसके होने की संभावना सबसे ज्यादा मानी जा रही है। इसे आधार या बेस परिदृश्य कहते हैं। ये मानकर चलता है कि चीजें लगभग वैसी ही चलेंगी जैसी चल रही हैं। अर्थव्यवस्था स्थिर रहेगी, बीमा की मांग बनी रहेगी। ऐसे में प्रीमियम में 6 से 8% की वृद्धि हो सकती है और मुनाफा 8 से 12% की दर से बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो 2030 तक स्टॉक की कीमत में 40% से 70% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और तीसरी सबसे अच्छी, सब कुछ शानदार रहा तो वाली कहानी, वो है आशावादी या ऑप्टिमिस्टिक परिदृश्य। इसमें हम ये कल्पना करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, लोगों की आय बढ़ती है और ज्यादा से ज्यादा लोग बीमा को जरूरत समझने लगते हैं। अगर बाजार भी साथ देता है तो मुनाफा 12-18% की दर से बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में 2030 तक स्टॉक की कीमत दोगुनी भी हो सकती है। तो ये साफ है कि एलआईसी का भविष्य सिर्फ उसके अपने हाथों में नहीं है, बल्कि ये पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था की कहानी से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ अनुमान है, कोई भविष्यवाणी नहीं, लेकिन ये हमें एक ढांचा देते हैं ये सोचने के लिए कि किन चीजों पर नजर रखनी है।
बिल्कुल, ये सिर्फ एक दिशा देता है। हकीकत इन तीनों के बीच में कहीं हो सकती है या शायद बिल्कुल अलग भी। इस गहरी चर्चा के आखिर में हर निवेश की कहानी में एक क्या गलत हो सकता है वाला अध्याय होता है। तो वो कौन से मुख्य जोखिम हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है? 4 मुख्य जोखिम हैं। पहला, नियामक बदलाव। बीमा एक बहुत ही सख्त नियमों वाला क्षेत्र है। अगर सरकार या नियामक कोई नया नियम लाते हैं तो उसका सीधा असर कंपनी के मुनाफे पर पड़ सकता है। दूसरा जोखिम तो हम पहले ही छू चुके हैं, निवेश पर रिटर्न। हाँ, और ये सबसे बड़ा जोखिम है। LIC की किस्मत शेयर बाजार से बहुत गहराई से जुड़ी है। अगर बाजार में बड़ी मंदी आती है तो LIC के मुनाफे पर सीधा और गहरा असर पड़ेगा, चाहे उसका अपना बीमा का कारोबार कितना भी अच्छा क्यों न चल रहा हो। और तीसरा जाहिर है सरकार के फैसले। सरकार अपनी हिस्सेदारी कब और कितनी बेचती है, यह हमेशा एक तलवार की तरह लटका रहेगा। जैसा हमने चर्चा की, हिस्सेदारी की बड़ी बिक्री स्टॉक की कीमत को नीचे ला सकती है। और आखिरी जोखिम है लो फ्री फ्लोट का, जिसके कारण कीमत में अचानक और बड़े उतार चढ़ाव का खतरा हमेशा बना रहता है। तो आज के इस गहरी चर्चा का सार क्या है? LIC एक स्थिर विशालकाय जहाज है जिसने हाल ही में अपनी रफ्तार थोड़ी बढ़ाई है और मुनाफा कमाने की क्षमता में सुधार किया है। इसका भविष्य 2 बड़े इंजनों पर टिका है, इसका मुख्य बीमा व्यवसाय और इसके विशाल निवेश पोर्टफोलियो का प्रदर्शन। और सरकार की भारी हिस्सेदारी एक पहेली की तरह है। सोचिए, सरकार वो मजबूत दीवार है जो LIC को बाजार के बड़े तूफानों से बचाती है, लेकिन यही दीवार सूरज की रोशनी को भी रोक सकती है, यानी नई सोच और तेजी से फैसले लेने की आजादी को। निवेशक हमेशा इसी दुविधा में रहते हैं, दीवार की सुरक्षा चुने या खुली धूप में दौड़ने का मौका। ये एक बहुत ही मजबूत निष्कर्ष है। ये सिर्फ सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता की कहानी है, और ये हमें एक आखिरी और ज्यादा बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। LIC के विशाल आकार को देखते हुए इसके निवेश के फैसले सिर्फ इसकी अपनी बैलेंस शीट को ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि वे पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा को प्रभावित करते हैं। तो जब कोई LIC का विश्लेषण कर रहा होता है, तो क्या वो सिर्फ एक कंपनी का विश्लेषण कर रहा है या वो पूरी भारतीय आर्थिक कहानी का एक प्रतिबिंब देख रहा है? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।